This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host तारिक खान जावेद. आज हम बात करेंगे ऑयल एंड गैस सेक्टर पे और इस सिलसिले में बात करने के लिए एक लीडिंग एक्सपर्ट अली असगर साहब को पहले दावत दी है स्टूडियो में, जो कि सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं यूबीएल फंड मैनेजर्स के. नाज़रीन, आजकल मार्केट हमारी अच्छी चल रही है. कल भी काफ़ी मार्केट में तेज़ी देखी गई. आज भी मार्केट बहुत अच्छी जा रही है. 14,500 का बैरियर जो है क्रॉस कर चुकी है मार्केट. हमने ये देखा है पिछले दिनों के फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं पाकिस्तान में. एक दिन में 8-8 बिलियन 5-5 बिलियन के जो है ना नेट बाइंग आ रही है. और जब हमने फर्दर इसको एनालाइज किया कि वो कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, तो हमें पता चला कि जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो ऑयल एंड गैस, बैंकिंग एंड फर्टिलाइजर सेक्टर में है. ऑयल एंड गैस पे हम आज फोकस करेंगे और अली असगर साहब से समझने की कोशिश करेंगे कि इस सेक्टर के क्या डायनामिक्स हैं, फॉरेनर्स क्यों इतना इंटरेस्ट इसमें लेते हैं और लोकल इन्वेस्टर्स के लिए इस सेक्टर में क्या अट्रैक्शन है. ऑयल एंड गैस बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग ऑयल प्राइस इज बिकमिंग वेरी अट्रैक्टिव. और कहते हैं कि जो हमारे यहाँ जो हम डिगिंग करते हैं उसके जो रेट ऑफ सक्सेस है वो भी पाकिस्तान में बहुत अच्छा है. तो probably that makes this sector attractive for foreigners. इसमें एक्चुअली फॉरेन इंटरेस्ट के दो एस्पेक्ट्स हैं. सबसे पहला एस्पेक्ट ये कि फॉरेन इन्वेस्टर जब भी पाकिस्तानी मार्केट में इन्वेस्ट करने आता है, द फर्स्ट थिंग दे लुक एट इज लिक्विडिटी इन अ पर्टिकुलर स्टॉक. अगर हम दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और हमारे यहाँ एक हमारी इंडेक्स की एक पेक्यूलियरिटी है कि ऑयल एंड गैस हो गया, बैंक्स हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, इन्हीं 3 सेक्टर्स में मेजर लिक्विडिटी है. अगर आप इन 3 सेक्टर्स को पुल अप कर लें तो अराउंड आपका 70 to 80% मार्केट कैपिटलाइजेशन बन जाएगा. अच्छा, सो काफी हैवी वेट स्टॉक्स हैं ऑयल एंड गैस. इनके रेट्स भी अच्छे हैं. इनके रेट्स भी डॉलर टर्म में अच्छे लगते हैं. $3-4 एग्जैक्टली. इफ इन्वेस्टर फॉरेन इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट $50 million, तो प्रोबब्ली ऑयल एंड गैस सेक्टर वुड बी द ओनली बेट फॉर हिम, बिकॉज इसमें लिक्विडिटी भी है, इन्वेस्ट भी कर सकता है, पैसा जब निकालना हो तो लिक्विडिटी मिल भी जाती है, खरीदने वाले भी हैं. ये तो एक एस्पेक्ट हो गया कि जो लिक्विडिटी वाला है. दूसरा एस्पेक्ट इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने का ये होता है कि इनकी डिमांड बहुत स्टेबल है. पाकिस्तान में ऑयल इज़ ए डेफिशिएंसी प्रोडक्ट. जितना आप ऑयल कोई भी एक्सप्लोरेशन कंपनी बनाएगी वो बिकना है. ऐसा नहीं होगा कि उनके पास पड़ा रह गया, डिमांड की साइड से कोई मसला है. फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनीज हैं, उनमें हिस्टोरिकली ये रहा है कि जितना बनाएंगे उतना बिक जाएगा. आजकल एक पेक्यूलियर सिचुएशन हुई भी है, बट यूजुअली यही होता है कि आप जितना बनाएंगे वो बिक जाएगा. डिमांड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसको फीड करना, यू हैव टू कंज्यूम फर्टिलाइजर्स, यू हैव टू कंज्यूम ऑयल प्रोडक्ट्स. ठीक है. बैंकिंग सेक्टर का ये है कि जो बड़े बैंक्स हैं इनके मोनोपोली इस तरह की, डिपॉजिट्स इतने बड़े हैं कि दे हैव स्प्रेड्स इतने ज़्यादा हैं, दे हैव अ वेरी गुड बिजनेस एनवायरनमेंट गोइंग फॉर देम. पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस सेक्टर में गवर्नमेंट सपोर्ट भी फिर बहुत ज़्यादा आ जाता है. द प्राइसिंग इट्स लिंक टू द इंटरनेशनल प्राइसेस. सो अगर इवन इफ योर रुपी डेप्रिशिएट्स यू गेट अ काइंड ऑफ एन हेज. आपके रिजल्ट्स के अंदर और आपकी ग्रोथ के अंदर वो रिफ्लेक्ट होता रहता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे ख्याल में. जो फॉरेन इन्वेस्टर ये देख रहा होता है कि रुपीस का कुछ भी हो जाए, $1 से इसका हेज मौजूद है, तो उसका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जा सकता. बिल्कुल है ना. जितना फॉर एग्जांपल अगर पिछले हम जून से देखें तो अगर अराउंड 7% डॉलर डिप्रिशिएट, रुपी डिप्रिशिएट किया डॉलर के अगेंस्ट, तो ये जो डिप्रिसिएशन है ये ऑयल एंड गैस सेक्टर के रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होने लगेगी, स्पेशली एक्सप्लोरेशन कंपनीज के. सो आपकी उनकी ग्रोथ अराउंड 7% से रियल टर्म्स में बढ़ जाएगी. जितना डिप्रिशिएट हुआ उतनी ग्रो हो गया उसके बाद वो, बिकॉज उनकी प्राइसिंग सारी डॉलर बेस्ड होती है. ऑल्दो इनकी कॉस्ट भी डॉलर बेस्ड कुछ ना कुछ होती है. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू फॉर द फॉरेनर्स, क्योंकि अगर बैंक में लगाया, बैंक अगर नीचे आ गया तो उनको एक हेज मिल जाता है. सो अगर इवन इफ पीकेआर डिप्रिशिएट्स, उन पे उनके रिटर्न्स इस सेक्टर में प्रोबब्ली इतने ज़्यादा हर्ट नहीं होते. It's as if they're investing anywhere in the world in oil sector. Exactly. Whether it's in Pakistan. काफी स्ट्रॉन्ग लिंकेज होने की वजह से. अच्छा, ये इस सेक्टर में अभी जो 3-4 स्क्रिप्ट, कौन से बड़े स्क्रिप्ट्स हैं जिन पे ज़्यादा काम होता है? इसमें हमारे यहाँ ऑयल एंड गैस में बेसिकली जो मेजर आती हैं एक्सप्लोरेशन कंपनीज आती हैं, मार्केटिंग कंपनीज आती हैं. एक्सप्लोरेशन कंपनीज में OGDC हैज़ द बिगेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन, इट्स द लार्जेस्ट कंपनी इन पाकिस्तान. ये इसका हाउ मच शेयर इट हैज़ इन से 100 इंडेक्स? अराउंड 22 to 23%. अगर OGDC ऊपर जाता है तो 20% मार्केट को ऊपर ले जाता है. मार्केट को ऊपर ले जाता है. टोटल शेयर्स कितने हैं?
4.3 billion around shares इनके outstanding And हैं। how much of that is with the stock through stock exchange and how much is with the इनकी government? जो फ्री फ्लोट है मार्केट के अंदर वो अराउंड 12 to 15% होगी, इससे ज़्यादा नहीं बस होगी। बस बाकी that's सब it। गवर्नमेंट के पास? बाकी गवर्नमेंट के पास है, एंड देन ये जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम आई थी उसके अंदर कुछ फ्रोजन शेयर्स हैं, सो कलेक्टिवली बाकी मिला के अराउंड 85% बनता है। 85% is with the government or the employees. इसमें GDR वाला भी एक कंपोनेंट है जो लंडन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुए हैं। What is that? उसको explain करेंगे? क्योंकि जिसकी GDRs आखिरत थी उसकी। GDRs बेसिकली ये होते हैं कि आप फॉर एग्जांपल कोई भी एक लोकल कंपनी हमारी जैसे OGDC है, ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज में एज अ GDR लिस्ट हुई हुई है। फॉर एग्जांपल अगर किसी फॉरेनर को रिटेल इन्वेस्टर हो गया, अगर उसको OGDC में एक्सपोजर चाहिए तो ही कैन बाय OGDC's GDRs. The prices of these GDRs are actually linked to underlying shares of OGDC. इसमें होता है इस तरह के एक GDR is equals to let's say 2 to 3 shares of OGDC. अच्छा सही, तो वो उसमें फ्रोजन होते हैं, अंडरलाइंग असेट वही होता है, प्राइस मूवमेंट वही होती है, सो इट्स लाइक इन्वेस्टिंग इन OGDC बट इन अ फॉरेन इंडेक्स। अच्छा, तो ये भी ट्रेड होता है ठीक ठाक? ये ट्रेड इसमें इतनी ज़्यादा नहीं होती है, रिलेटिवली कम होती है, बिकॉज उसमें लिक्विडिटी वाले भी इश्यूज आ जाते हैं, बिकॉज GDR इतने ज़्यादा इशू नहीं है वहाँ पर कि कोई बड़ा इन्वेस्टर उसमें इतनी बड़ी एंट्री ले सके। छोटे उसके लिए रिटेल इन्वेस्टर को अगर लेना है तो वो उसमें एक्सपोजर ले सकता है। ऑल्टरनेटिवली अगर किसी बड़े इन्वेस्टर को आना होता है सो दे कम थ्रू द कराची स्टॉक एक्सचेंज बिकॉज लिक्विडिटी। Is there any move to further sell out government share in the market? प्लान तो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। अच्छा। प्राइवेटाइजेशन के लिए PPL की सेकेंडरी पब्लिक ऑफरिंग का 6-7 महीने हो गए कि हेडलाइंस में चल रही है, एंड उसकी वजह से PPL की प्राइस भी नहीं है। OGDC के लिए इन्होंने बॉन्ड्स इशू करने का किया था, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू करने का प्लान किया था, बट दैट नेवर डिड मटेरियलाइज बिकॉज उसमें प्राइसिंग वगैरह कुछ इश्यूज थे, एंड आई गेस फॉरेन इन्वेस्टर्स गिविंग मनी टू एक्चुअली पाकिस्तान, थोड़ा बहुत उसमें इशू आ रहा था। बट PPL की सेकेंडरी पब्लिक ऑफरिंग की वजह से इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा लागत चल रही है। लागत चल रही है बिल्कुल, बिकॉज अगर आप पूरे सेक्टर में देखें तो it is a stock that is providing the highest return potential right now, considering कि कितनी safe है कंपनी एंड historical stable returns की history है, results अच्छे आ रहे हैं, dividend payouts decent देता है। mainly in gas? जी, सुई गैस ही नहीं था। historically यही हुआ था कि they have been a major gas producer, but अब थोड़ा बहुत इनकी गैस प्रोडक्शन कम हो रही है एंड ऑयल प्रोडक्शन बढ़ रही है, बट स्टिल मेजरली उनके रेवेन्यूज गैस से ही आते हैं, नेचुरल गैस। सुई गैस का तो कह रहे हैं कि वो डिक्लाइन पे चला गया है, तो वो तो फील्ड हो भी जाए। इनके पास सुई है, उसके बराबर में एक कनकोट है, इसके अलावा इनके नाशपा वगैरह में 2-3 जॉइंट वेंचर्स हैं OGDC के साथ, MOL के साथ हैं, सो वो जॉइंट वेंचर्स वाले भी ज़्यादा हैं, मगर इनका जो मेजर क्लेम टू फेम है वो कहेंगे सुई फील्ड है, बिकॉज दैट्स बीन रनिंग द कंपनी फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, व्हाट इज द ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ PPL? इसका भी सिमिलर स्ट्रक्चर है, अराउंड 77-78% इज विद द गवर्नमेंट, देन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के पास है, एंड देन अराउंड 15% इज विद द स्टॉक एक्सचेंज, फ्री फ्लोट में आता है। अली साहब यहाँ पे ज़रा लेना पड़ेगा एक ब्रेक। नाज़रीन हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर पे, और हम ख़ास तौर से पता करना चाह रहे थे कि ये जो फॉरेनर्स हैं इस सेक्टर में क्यों इतना इंटरेस्ट लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है अली असगर साहब, ए लीडिंग एक्सपर्ट ऑन दिस इशू। उनका ये कहना है कि बिकॉज दिस सेक्टर इज़ लिंक विद द इंटरनेशनल प्राइस ऑफ ऑयल, तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं बिल्कुल प्रोटेक्टेड होती हैं। कोई आदमी अगर पाकिस्तान का ऑयल एंड गैस सेक्टर में इन्वेस्ट करता है तो वैसे ही है कि जो अमेरिका में करे या यूरोप में करे, कहीं भी करे, क्योंकि उसको कंसर्न है ऑयल की प्राइस से। ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही होती हैं तो इनके परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो ये बहुत ही रुपीज़ डिप्रिसिएशन वालों को भी वो सारा वो कवर कर लेता है। यही प्रॉब्लम वजह है। हम बात कर रहे थे अभी OGDC और PPL पे आप कंटिन्यू करें कि आपने बताया कि इसका भी स्ट्रक्चर वही है जो ऑलमोस्ट वही, और अभी तक वो गैस का ही था, लेकिन अब थोड़ा बहुत ऑयल पे शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज इसके कुछ जॉइंट वेंचर्स हैं जिनकी ऑयल प्रोडक्शंस ऑनलाइन आई है। जैसे इनका एक OGDC के साथ जॉइंट वेंचर था नाशपा ब्लॉक में इन द नॉर्दर्न साइड ऑफ पाकिस्तान।
उसके वो इट्स अ मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड राइट नाउ, तो उससे ऑयल प्रोडक्शन अच्छी अच्छा, खासी आ रही है। गनकोट का आपने जिक्र किया, that is कनकोट। सिंध ना, जो कनकोट नियर इट्स लोअर बलूचिस्तान सिंध इस तरह का रीजन है, पोटोहार रीजन जिसको कहते हैं हम। तो क्या उसमें अच्छा खासा मिला है या? कनकोट इज अ गुड प्रोड्यूसिंग फील्ड एंड सुई के बाद सेकंड लार्जेस्ट गैस अच्छा। प्रोड्यूसिंग फील्ड है फॉर पीपीएल। आई सी, इट्स अ मेजर वन। हम्म। और ये इसके अलावा नाशपा जो बता रहे हैं वो इतना बड़ा नाशपा इज अ मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड, इट्स नॉट अ ऑयल, अच्छा ऑयल है वो। तो गैस भी बाई प्रोडक्ट के तौर पे निकल रहा है? कम है काफी इसमें, नॉर्मल ठीक है, फील्ड, बेसिकली ऑयल फील्ड है। बेसिकली। और उनकी और इसके अलावा इनका कादरपुर में एक जॉइंट वेंचर है जिसमें ओजीडीसी हैज द लार्जेस्ट शेयर एंड पीपीएल इज आल्सो वन ऑफ द कंपनीज दैट गेन फ्रॉम इट। तो अराउंड 10% इनका जॉइंट वेंचर वहाँ पर है। तो इस तरह कादरपुर का तो बड़ा जिक्र आता रहा कि उसको बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या? जब ये 2008 हाँ। की 8-9 की बात है, बेसिकली वो ये क्या चाह रहे थे कि कादरपुर को एज अ सेपरेट एसेट बेच दें, कंसिडरिंग कि काफ़ी एक बड़ी फील्ड है, ल्यूक्रेटिव पैसे वैल्यू आ सकती है। सो अराउंड $1 बिलियन तक की बातें हो रही थी कि उस ज़माने में पैसे अच्छा। हो जाएंगे, बिकॉज उस वक्त हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपको याद हो तो काफ़ी ज़्यादा डिप्लीट हो रहे थे। सो दिस वाज वन ऑफ द पोटेंशियल सोर्स, कैश आ जाएगा, कैश आ जाएगा। सो जब गवर्नमेंट डेस्परेट होती है इस तरह, तो ऐसी चीज़ें यूजुअली आती हैं हेडलाइंस में। कादरपुर इज आल्सो इन सिंध, कादरपुर इज इन सिंध, इट्स अ मेजर वन। it's a major one, it's a major condensate producing field and a gas producing field as well, अच्छा। काफ़ी बड़ी फील्ड है वो। पीपीएल का आपने कहा कि सेकेंडरी फ्लोटेशन की बात चल रही है 6-7 महीने से, काफ़ी वो कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। टाइम निकल गया उसमें तो। और उसकी वजह से ये शेयर ड्रैग हो रहा है आपके? काफ़ी ज़्यादा शेयर ड्रैग हो रहा है बिकॉज अभी ये चल रहा है 193 to 94 की प्राइस पे चल रहा है। इसको अगर आप बाकी कंपनीज देख लें, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स देख लें या ओजीडीसी देख लें, तो इसको शायद 225 या 230 रुपए का होना चाहिए था। सो क्या ये जो सेकेंडरी होगा वो कम रेट पे होगा? इसलिए बेसिकली एक्सपेक्टेशन यही होती है कि मार्केट प्राइस से कम पे ही सेकेंडरी ऑफरिंग आएगी ताकि लोग एक्चुअली सब्सक्राइब करें। ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, लोग सब्सक्राइब करें, तो वो लोग इसी वजह से थोड़े बहुत एप्रीहेंसिव हैं कि उसमें पोजीशन लें इस वक्त, इसलिए उसमें बाइंग गिर जाएगा वो। ट्रेडिंग एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, बाइंग एक्टिविटी जेन्युइन का रिलेटिवली कम। अच्छा, उसके बाद फिर कौन सी कंपनी आती है? एक है पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, दैट्स मेजरली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये एक सीरियन बेस्ड इन्वेस्टर जिसको कहते हैं अच्छा। पाकिस्तान ऑयल फील्ड सीरियन बेस्ड इन्वेस्टर की मेजरली कंपनी है। अटक ग्रुप के अम्ब्रेला के अंदर आती है, जिसमें अटक पेट्रोलियम है, अटक जनरेशन कंपनी है, नेशनल रिफाइनरी आ जाता है। So these are the companies under their umbrella. That's another company with major potential for going forward. इस कंपनी की प्राइस एक ज़माने में काफ़ी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव हुआ करती थी, बट कंसिडरिंग कि इनकी एक 2009-10 की बात है कि इनकी एक काफ़ी बड़ी फील्ड थी पिंडोरी के नाम से। पिंडोरी जी, इसमें काफ़ी बड़ा डिक्लाइन आ गया था, आफ्टर विच देयर ओवरऑल वैल्यू, देयर रेवेन्यूज ऑल टुक अ बिग हिट। Luckily for them, they had a joint venture with MOL in Tal block in the northern Pakistan. Tal block. Tal, अच्छा हाँ वो तल ये कोहाट से आगे एग्जैक्टली। तो वहाँ पर इनका काफ़ी बड़ी डिस्कवरी हुई, प्रोडक्शन ऑनलाइन आई, एंड दे आर गेनिंग फ्रॉम दैट, एंड इट्स उस फील्ड से इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अच्छी खासी और भी प्रोडक्शंस ऑनलाइन आएंगी गोइंग फॉरवर्ड 1 to 2 years. So they are a company that is majorly dependent on the revenues from Tal block. मैं उस जगह से गुजरा था रिसेंटली, 3-4 जगह मैंने उनके वेल्स देखे हैं उस रोड के ऊपर। वो अभी डेवलपमेंट होना शुरू हुई है, सो उसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं उस रीजन वो के। एक लगता है कि जैसे एक दो पहाड़ों के बीच में, वजीरिस्तान के पहाड़ और कोहाट के पहाड़ों के बीच में एक वो कप सा बना वैली, which is normally the place where प्लेटो जो होता है ना, बिल्कुल, क्योंकि गहराई में ही जहाँ पे पानी वानी जमा हो जाता है। बिल्कुल। तो पीओएल की प्राइस अभी जो चल रही है आपके ख्याल में राइट प्राइस? और पीओएल की अभी जो प्राइस है, दिस इज़ अ गुड लेवल टू गेट इन इट। आई एग्री कि काफ़ी ज़्यादा रन अप आया है रिसेंटली, मगर फिर भी कंसिडरिंग द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी एंड द वे द ऑयल प्राइसेस आर गोइंग, आई थिंक इट्स स्टिल अ गुड बेट एट दीज लेवल्स। अच्छा, इसका तो आपने कह दिया कि सीरियन कंपनी मेनली ओन करती है जी। मार्केट में कितना है? मार्केट का मुझे एग्जैक्टली इसका फ्री फ्लोट याद नहीं है, मगर इसका रिलेटिवली ज़्यादा है, अराउंड 30 to 40% में भी होगा। इसकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसकी ट्रेडिंग ज़्यादा इसी वजह से होती है कि लिक्विडिटी ज़्यादा है मार्केट में। इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, द रीज़न फॉर दिस बीइंग के दिस इज़ एक्चुअली ओन्ड बाय गायद फिरौन। अच्छा। ही इज़ एक्चुअली अ बिट ऑफ वांटेड लिस्ट में, इस तरह
कि जिसमें कि people should not invest in these funds, that companies that are owned by him. अच्छा So एक wanted list kind of ये चीज़ में ही है, इसलिए वैसे foreign investors इन companies में आना शायद इतना ज़्यादा prefer नहीं करते. अदर देन these three companies, who else? These are the three main अच्छा, ये तो हो गया companies. exploration. Exploration. इसके अलावा एक मारी गैस है. मारी गैस, हाँ वो what is that? Mari Gas, it's basically a company that majorly owns assets in the Mari gas field. Which is near अबारा वगैरह का जो इलाका है. बिल्कुल. धरकी. ढरकी के है. इसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि the profitability of this company is capped on the basis of assets. इसकी pricing policy वगैरह अभी भी capped है. ज़्यादातर revenues इसके गवर्नमेंट को जाते हैं. इसकी प्राइसिंग पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है एंड बिकॉज ऑफ दैट इसकी प्राइसेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी में कोई इतना बड़ा जंप नहीं नज़र आता. वन ऑफ द पोटेंशियल्स इफ देयर इज़ एन इन्वेस्टर हु हैज़ एन टाइम होराइजन ऑफ 5 to 7 years, दे कुड रियली इन्वेस्ट इन दिस कंपनी बिकॉज जिस दिन इनका प्राइसिंग पॉलिसी का रिजीम ज़रा सही होता है, सो दिस स्टॉक कुड एक्चुअली टेक ऑफ. लाइक आप क्या कह रहे हैं कि जो मरी से जो गैस निकल रहा है मारी से वो लो प्राइस पे गवर्नमेंट ले रही है. लो प्राइस पे अराउंड 30 रुपए पर MMBTU पे जाती है ये. और नॉर्मली ये 200-250. अच्छा, इतना फर्क है. सो वो बेसिकली ये एक होल्डिंग कंपनी गवर्नमेंट ने ही बनाई थी एंड मेजरली ये फर्टिलाइजर सेक्टर को ही गैस प्रोवाइड करती है. अच्छा, इसी वजह से वहाँ पे दो बड़े गैस FFC और एंग्रो दोनों वहीं पे वहीं से सप्लाई, वो उनको सप्लाई करते हैं. इसी उन्हीं के वही बायर वहीं पे मौजूद है. एग्जैक्टली. तो मारी के मैंने देखा है शेयर्स काफ़ी महंगे होते हैं. 90 रुपए का आई गेस 90 रुपीज़ पर शेयर चल रहा है. 90 to 95 रुपीज़ पर शेयर. पहले कुछ ज़्यादा भी था. पहले ज़्यादा था, फिर उन्होंने एक स्टॉक स्प्लिट वगैरह किया था, उसकी वजह से प्राइस काफ़ी नीचे आ गया. तो इसकी क्या आपने कहा कि बेसिकली तो गवर्नमेंट का ही है ये, लेकिन मार्केट में शेयर भी तो है. मार्केट में शेयर परसेंटेज होगा? मार्केट में शेयर इसमें इसके फिर भी काफ़ी मिनिमल है, 5 से 7% ऑफ. बट ज़्यादातर इनका फौजी फाउंडेशन के पास शेयर्स हैं, OGDC के पास शेयर्स हैं इनके. सो इस तरह की बड़ी कंपनीज के पास ही हैं. अच्छा, जो उनसे गवर्नमेंट उन्होंने ही खरीदा हुआ है. That's the exploration. That's the exploration scene. अच्छा, उसके अलावा हम लोग देखते हैं MOL और इस तरह के और कंपनीज हैं जो एक्सप्लोर कर रही हैं, फॉरेन कंपनीज. बिल्कुल. वो उनकी क्या था? वो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, so they are not publicly listed. No, they are not listed, but they are active in the market. They are active in the market. They become partners with these local companies के साथ explore and things like that. तो यहाँ और कौन सी कंपनीज इस वक्त इंटरनेशनल कंपनीज एक्टिव हैं? MOL है एक तो, OMV है. OMV है. पहले एक ज़माने में BP होती थी, मगर BP ने उसके अपने एसेट्स बेच दिए थे यहाँ पर. अच्छा, BP is gone. सो इसके अलावा तलो है. इस तरह के 3-4 बड़ी एक्सप्लोरेशन कंपनीज है. BHP बिल्टन है. BHP है भी? BHP है, लिमिटेड ऑपरेशंस है मगर है. अच्छा, इसी सिलसिले में एक खबर आई थी, बड़ी खुशाइन खबर थी कि PPL को क्वालिफाई कर लिया है इराक में. वो क्या स्टोरी है, जरा बताइए. बेसिकली इराक में जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स ऑक्शन होते हैं, ठीक है. डिफरेंट कंपनीज बिड करती हैं कि हमें इस में एक्सप्लोरेशन करने का लाइसेंस दिया जाए, 15-20 साल जो भी होता है. सो PPL along with a joint venture went into that, क्वालिफाई किया. अब नाउ द नेक्स्ट राउंड ऑफ बिडिंग वुड स्टार्ट फॉर दैट ब्लॉक. PPL का प्लान है कि वो इराक में एक्सप्लोरेशन के लिए जाए, कंसिडरिंग के जगह रिलेटिवली लेस एक्सप्लोर्ड है एंड पॉसिबिलिटी है कि ल्यूक्रेटिव हो सकता है कुछ. इसके अलावा जो PPL के पास कैश होल्डिंग्स इस वक्त पड़ी हुई हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई, वो काफ़ी सब्सटैंशियल हैं. सो दे आर होल्डिंग मनी टू एक्चुअली फाइनेंस दिस काइंड ऑफ एन एक्सप्लोरेशन इनिशिएटिव. बट डिटेल्स अभी भी देखनी पड़ेंगी, किसके साथ जॉइंट वेंचर आता है, कितना शेयर होता है एंड व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट लाइक. इस तरह के प्रोजेक्ट में रिस्क ये होता है कि ऑल्दो एक चांसेस होते हैं मगर फेलियर भी निकल सकता है. कंप्लीटली लूज एवरीथिंग. एग्जैक्टली. एंड वो उसकी वजह से आपकी अर्निंग्स पे इन द शॉर्ट टर्म काफ़ी बड़ा एक इम्पैक्ट आ सकता है. इसी पे एक खबर आई थी कि आपने कहा कि इनके पास कैश तो पड़ा हुआ है, रुपीज़ में पड़ा हुआ है, ठीक है. तो उन्होंने अभी कुछ जो शायद प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन वगैरह के लिए या $100 मिलियन या कितना कुछ मांगा था उन्होंने रुपया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, उन्होंने मना कर दिया था कि वो है ही नहीं, हम दें कहाँ से.
क्योंकि ऑफ कोर्स रुपीस हैज टू बी कन्वर्टेड एंड डॉलर में चाहिए इनको। दे आर आल्सो बिल्डिंग देयर ओन एसेट्स। $100 मिलियन अगर पीपीएल को चाहिए तो अपने 100 रिसोर्सेज मिलियन नहीं, कुछ और ज्यादा ही था, आई डोंट रिमेंबर द फिगर। वैसे अगर एक्सप्लोरेशन एक न्यूज़ के पीपीएल को कैश चाहिए टू डॉलर चाहिए टू इन्वेस्ट इन द, बट द गवर्नमेंट सेड कि इसमें डॉलर वाली चीज ज्यादा बड़ी है, बिकॉज़ बिकॉज पीपीएल हैज रुपी बेस्ड एसेट्स हाँ, जो वही काफी तो कह रहा हूं। सब्सटैंशियल है, मगर उसको डॉलर एक्चुअली Government किसी से ना किसी को convert सप्लाई कराना करने पड़ेगा। पड़ेंगे। एग्जैक्टली गवर्नमेंट कहता है जब आप कैश ही तो नहीं वो है, फॉरेन आपके एक्सचेंज रिजर्व्स आपके लिमिटेड हैं, इस वजह से भी एक इशू आता है। नहीं, अगर इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो जाए तो बड़ी खुशाइन होगी कि ओजीटीसी जाके कहीं और डिस्कवर करे। ये दिस इज द वे द कंट्री पोटेंशियल सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फ्यूचर हाँ। फॉरेन एक्सचेंज भी हो और सकता है। हमें हमारे लोगों को जॉब भी मिलेगी वहाँ पे, जाहिर है जो भी अपने लोगों को ही ले जाते हैं, दैट वुड बी अनदर अट्रैक्शन टुवर्ड्स दिस। अच्छा, अब एक्सप्लोरेशन से निकल के अगर हम और ऑयल एंड गैस के और मार्केटिंग वगैरह के साइड पे जाएं तो व्हाट इज द सीन देयर? ऑयल मार्केटिंग सेक्टर में तीन मेजरली लिस्टेड कंपनीज हैं। एक पीएसओ हो गया आपका, शेल हो गया, एंड देन अटक पेट्रोलियम हो गया। तीन है। दीज आर द थ्री मेजर कंपनीज। अदर देन दैट ज्यादा लिस्टेड के अलावा और भी तो है ना? और भी हैं काफ़ी सारी, बट इतनी ज़्यादा वो बड़ी नहीं है, बड़े स्केल पे नहीं है। इफ़ यू लुक एट द मार्केट शेयर अराउंड, पीएसओ हैज़ अ मार्केट शेयर ऑफ 65 to 70%, शेल हैज़ 12 to 13% का मार्केट शेयर, देन फॉलोड बाय एपीएल अराउंड 6 to 7% का मार्केट शेयर हो गया। सो अगर आप इन तीन को मिला लें तो मेजर मार्केट कवर हो जाती है आपकी। ये बाइको बहुत छोटे हैं। बाइको ये सारी रिलेटिवली छोटी, बाइको ऑल्दो हैज़ अपस्केल्ड इट्स ऑपरेशंस, मगर ये रिफाइनिंग सेक्टर में थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। उन्होंने अब थोड़ी सी रिटेलिंग भी शुरू करी है, बिल्कुल। वो है ये क्या है, हाँ अटक तो आपने कहा कि वो है। अच्छा, ये इनमें अट्रैक्शन होता है फॉरेनर्स का? इनमें काफ़ी होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, कंसिडरिंग कि आपकी ऑपरेटिंग एंड स्ट्रक्चरल इश्यूज सही हों। इस वक्त जो हमारे स्ट्रक्चरल इश्यूज चल रहे हैं, जो सर्कुलर डेट जिसमें सबसे बड़ा है, PSO doesn't have the cash. Every other day it's going to the government to ask for cash to actually make payments लोग कहते हैं to it can close imports. down any day, despite the fact कि उन्होंने प्रॉफिट तो बहुत बुक किए हुए हैं किताबों पे, रिसीवेबल आएगा तो बुक होगा ना, Exactly. पैसा नहीं आया तो वही कैश फ्लोज बहुत वीक होने की वजह से ना इसकी प्राइस में रन अप नहीं देखने में आ रहा है। हालांकि जिस तरह मार्केट मूव करिए तो शायद इसको 350 रुपए तक का होना चाहिए था, अगर इसके स्ट्रक्चरल इश्यूज नहीं थे। पड़ेगा। नाज़रीन, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर पे, और अब हम ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मार्केटिंग कंपनीज के बारे में, और अली असगर साहब ने बताया कि जो 65% शेयर है मार्केटिंग का वो पीएसओ के पास है। पीएसओ को काफ़ी दुश्वारियां हैं सर्कुलर डेट की वजह से, वो कंपेल होता है कि ऑयल ये जो बिजली बनाने वाली कंपनीज को फर्नेस ऑयल हर हाल में दे, और उसकी वजह से उसकी लिक्विडिटी बहुत टाइट है, बहुत परेशानी में है। जो दूसरे दो कंपनीज लिस्टेड कंपनीज हैं, शेल और अटक वगैरह, वो अगर उनको डिले होता है तो वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं और करते हैं, तो उनको इतने प्रॉब्लम्स नहीं है, पीएसओ को बहुत है। असगर साहब, ये हमने ये कवर कर लिया, दैट्स अबाउट ऑयल एंड गैस सेक्टर। इसमें मगर जैसे हमने एक्सप्लोरेशन में कहा कि एक्सपोजर लेने के लिए ऑलमोस्ट ऑल थ्री कंपनीज आर गुड, मगर अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में देखें तो आई गेस इसमें सिर्फ अटक पेट्रोलियम वुड बी अ कंपनी दैट यू इन्वेस्टर शुड टेक इन एक्सपोजर टू। अच्छा, बिकॉज इसकी प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटिवली स्टेबल है, कैश फ्लोज अच्छे हैं, एंड रिलेटिव बेसिस पे डेट ना होने के बराबर है। गवर्नमेंट को उनको डेट नहीं है, कोई इतना बड़ा सर्कुलर गवर्नमेंट से बात के ट्रेड डेट्स वगैरह तो होते हैं, मगर उसके लिए वो बोरोइंग कहीं बाहर से जाके बैंक से वगैरह नहीं करनी पड़ती इनको। अच्छा, सो दे आर रिलेटिवली अ स्टेबल कंपनी। एंड यू सेड कि दे सप्लाई टू देयर ओन जनरेटिंग। इसके अलावा अटक पेट्रोलियम इज द ओनली ऑयल मार्केटिंग कंपनी इन पाकिस्तान जो एसफॉल्ट सप्लाई करती है। अच्छा, सो एसफॉल्ट इज़ अ प्रीमियम प्रोडक्ट, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह कम होने की वजह से पिछले 2-3 सालों में उसकी ऑफटेक इतनी ज़्यादा नहीं हुई, इतनी ज़्यादा सेल्स नहीं हुई। बट नाउ इट इज़ एक्सपेक्टेड कि कुछ नेशनल हाईवे वगैरह के भी कंस्ट्रक्शन के चांसेस हैं, सो दे आर द वंस हु कैन एक्चुअली गेन फ्रॉम दैट एज वेल। अच्छा असगर साहब,
ये सेक्टर पे हमारी बात हो गई। अब बजट सीजन है, 25 को आने वाला था, आप कह रहे हैं कि शायद जून के फर्स्ट वीक में आएगा, बिकॉज द लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज व्हिच इसमें गवर्नमेंट कैन नॉट डिटरमाइन कि व्हाट विल हैपन। इसमें एक बहुत बड़ा मसला इस दफ़ा ये हुआ है कि अभी तक इकोनॉमिक सर्वे भी नहीं आया है। इकोनॉमिक सर्वे भी नहीं आया। इकोनॉमिक सर्वे इसलिए नहीं आया कि इन्होंने नेशनल अकाउंट्स को रीबेस करने की बात करी है। अच्छा। बेसिकली उससे हो ये रहा है कि ओवरऑल जो आपकी जीडीपी है वो 3 ट्रिलियन से शायद अराउंड डिक्लाइन कर रही है। जो अभी 22 ट्रिलियन पहले थी, सो अराउंड इट्स कमिंग आउट एट 19 ट्रिलियन। रीबेसिंग की वजह से दिस यूजुअली डज हैपन। उससे एक प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इफ़ यू लुक एट डिफरेंट इंडिकेटर्स, फिस्कल डेफिसिट हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, इस तरह के आप जो मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखते हैं, यू लुक एट देम एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, वो इन्फ्लेट कर जाते हैं। अब तो 7% ऑफ डेफिसिट की बात तो कल तक 7% पे आ गई। 7% पे आ गई थी, वो 9-10% पे चली जाएगी। हाँ, अगर इस पहले कुछ लोग indicators- कह रहे थे कि 10, तो शायद ये डीबेसिंग का ही ये इफेक्ट rebasing का ही को effect है। एसेस कर रहे थे कि बिल्कुल इसकी वजह अब से 10% पे अगर चला गया तो इट विल बी अ मेजर प्रॉब्लम। दैट्स द थिंग, बिकॉज मेजर बैंक, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस, इकोनॉमिस्ट्स अराउंड द वर्ल्ड लुक एट दीज नंबर्स एज अ हेल्थ ऑफ एन इकोनॉमी, टू कॉज हेल्थ ऑफ इकोनॉमी। और अगर ये डिटीरिएट करते हैं तो फिर यू हैव अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। तो अब आई डोंट नो कि रीबेसिंग का क्या है एंड व्हाट इंजीनियरिंग इज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स, बट एक ये भी वजह है कि इकोनॉमिक सर्वे अभी तक नहीं आया। जब तक इकोनॉमिक सर्वे नहीं आता, यू कैन नॉट एक्चुअली डिटर्मिन कि पिछले साल में क्या हुआ है एंड आगे जाके हमें करना क्या है। सही। आपके पास प्रपोजल्स बजट के आ जाते हैं, डिफरेंट बॉडीज़ के आ जाता है कि ये होना चाहिए, FBR अपने प्रपोजल्स देता है, बट आप जब तक पूरी मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर आपके पास नहीं है और आपकी फोकस नहीं आगे सही है, तो यू कैन नॉट एक्चुअली मेक अ गुड बजट। एंड प्रॉब्ली इस वजह से शायद फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड माइट बी सेकंड वीक ऑफ जून तक भी शायद चला जाए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइमिंग ऑफ व्हेन द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर फाइनलाइज्ड फॉर द। अच्छा, इसी पे और जो बातें हो रही थी कि कल तक जो खबरें थी कि जो रीज़न बताई गई डिले की, ये इकोनॉमिक सर्वे का कोई जिक्र नहीं था उसमें, वो ये था कि विद इन द गवर्नमेंट, बिकॉज कोलिशन गवर्नमेंट, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज पे या जो प्रायोरिटीज़ हैं उस पर बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट है विद इन द गवर्नमेंट। जाहिर है कुछ लोग चाह रहे होंगे कि लोगों को सब्सिडी दी जाए, ये किया जाए, वो पैसा तो है नहीं, तो कैसे करें, क्या करें, ये सब बेनज़ीर फंड को कितना मिलेगा, इस तरह की बातें चल रही। अच्छा, दूसरी जो बड़ी अहम रीज़न बताई गई कल, वो ये थी कि जो कोलिजन सपोर्ट फंड है, कैरी लूगर बिल का जो पेमेंट है, उस पर बड़ी अनसर्टेनिटी है एंड इट इज़ लिंक टू आवर फॉरेन पॉलिसी है, जो आजकल हम चल रहा है सारा कुछ, कि अभी ग्रॉसमैन साहब आए और बातें हुई और फिर डिसएग्रीमेंट हो गई, ड्रोन अटैक भी हो गया फ़ौरन। तो वो हमारे मुंह पे तो वो कहते हैं ना कि तमाचे पे तमाचे मार रहे हैं, पहले फ़ौजी मार दिए, अब ड्रोन मार रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, और हो रहा है सब कुछ। साथ साथ हमें वो पैसे भी चाहिए, 2.5 बिलियन तो वो एग्री हो गए हैं कि कोलिशन सपोर्ट फंड आपका एग्री, हमारे 3.5 बिलियन का डिमांड है, मगर वो भी नहीं दे रहे। कैरी लूगर भूल गए हैं। दिसंबर 2010 के बाद हमें कोई फंड नहीं मिला है अमेरिका से, विच वॉज लास्ट 600 मिलियन। बगैर इस पैसे के हमारा बजट नहीं बनता, और अगर हम ये पैसे के लिए बहुत ज़्यादा गिरते हैं तो हमारी गैरत पे असर आता है। करे क्या इसमें? इस वक्त हमारी डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा इन इनफ्लोज पे, बिकॉज अभी हमारी मई के अंदर सिर्फ $248 मिलियन की पेमेंट है IMF को, प्रिंसिपल 248 मिलियन। इसके अलावा सब कुछ मिला के, इंटरेस्ट वगैरह मिला के 300 मिलियन और की पेमेंट जानी है दफ़ा IMF को। तो अगर आपकी इतनी बड़ी डेट पेमेंट्स हैं and you're not getting any inflows from the US particularly, then you have a kind of a problem in your external side, जो अभी तक काफ़ी ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अगर आप देखें तो 18 से 16.5 पे आ गए, एंड इस मंथ के एंड तक शायद ये बिल्कुल 16 पे चले जाएं नीचे जाके। सो कंसर्न्स वहाँ पर हैं, एंड प्रॉब्लम इसमें ये कि US के इन्फ्लोज नहीं आ रहे, बट ऑन द फ्लिप साइड आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अब US के इन्फ्लोज आना शुरू हो जाएंगे। द रीज़न आई से दिस इज़ कि जब आप अफगान ट्रांजिट रूट नेटो सप्लाईज़ के लिए बंद करते हैं, so the other option that the US troops have of getting these supplies is through Turkmenistan या airlift के through. Both these options cost 4 to 5 times more than what it costs through transportation Pakistan. तो उनके भी मुफाद में काफ़ी ज़्यादा है कि ये करें, and probably उनको ये करना पड़ेगा, because
2013 के एंड में जब यूएस फोर्सेस वापस जाएंगी, दे हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक एसेट्स दैट दे वांट टू टेक बैक। सही कह रहे हैं। और कोई ऑप्शन है नहीं, मैंने भी ये सोचा कि एक आध महीने के अंदर ये मामला सेटल हो जाएगा, कुछ ना कुछ आएगा। अमेरिका ने एक मैसेज दे दिया कि ड्रोन इज ए मिलिट्री नेसेसिटी, और मैं इससे एग्री करता हूँ। मैं अभी पूरे इलाका फाटा देख के आया हूँ। ऐसे ऐसे इलाके हैं वहाँ अगर आप फौज भेजें मारने के लिए, तो 3 को मारने के लिए आपको 50 फौजी अपने मरवाने पड़ेंगे। आई डोंट वांट टू लूज 50 ऑफ माय सोल्जर्स, आई वुड रादर किल दिस 3 थ्रू द ड्रोन एंड 2-3 एक्स्ट्रा पीपल आर डेड अनफॉर्चुनेट। तो ये आ जाएगा और ये मामला सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद देखिए कुछ क्लैरिटी आएगी। रिस्क इस साइड पे बहुत ज्यादा है, बिकॉज अगर वो नहीं आते पैसे, देन योर ओवरऑल एक्सटर्नल अकाउंट इज इन अ, अगर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, ऑयल एंड गैस पे आपने ये हमारी डिस्कशन सुनी। आखिर में हमने बजट के इश्यूज़ पे भी थोड़ा सा ड्वेल किया। बड़ी हम दोनों मिलके बहुत तकलीफ़ में बोल रहे थे, क्योंकि ऐसे शर्मनाक सिचुएशन है कि अमेरिका के ये पैसे, जैसे अली असगर साहब कह रहे हैं कि नहायत एसेंशियल हैं, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है, हमारे पास पैसे ही नहीं है, रीपेमेंट्स इतने बड़े बड़े आ रहे हैं, और वो पैसे लेने के लिए जो बेगैरती हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी वो बहुत ज़्यादा है। वो ड्रोन भी मारेंगे, हमारे सोल्जर्स को भी मारेंगे, और फिर भी हमें नाटो सप्लाई रिज्यूम करना पड़ेगा, और फिर हमें ये पैसे मिलेंगे तो हमारा मुल्क चलेगा। वक्त आ गया है कि टैक्स बेस को बढ़ाया जाए। वक्त आ गया है कि स्ट्रक्चरल जो हमारे डिफेक्ट्स हैं, 75% ऑफ द इकॉनमी अनटैक्सड है, उस पर टैक्स किया जाए, ताकि हम फिर कोई गैरत वैरत की बातें कर सकें। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है, इस पर फीडबैक देना ना भूलिएगा। फीडबैक के लिए हमारा एड्रेस है feedback@business+tv.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहता है, उसी के बेसिस पे हम अपने प्रोग्राम मरतब देते हैं। इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।